बच्चों, मैंने पाठ गति में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए। आशा करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो बच्चों, इस पाठ में अब आगे और पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। बच्चों, गति जब एक रेखा में हो रही है, एक रेखीय गति, शब्दों का ध्यान देंगे, एक रेखीय गति जब रेखा में हो रही है तो उसके लिए तीन समीकरण है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, ए और टी के बीच में गुणा का निशान है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v u a s t क्या है? u है बच्चों प्रारंभिक वेग, जब वस्तु का वेग आपको पता लगेगा तो प्रारंभिक वेग है। v क्या है? v है अंतिम वेग, और t क्या है? t है समय, और a क्या है? a है त्वरण, और s क्या है? s है दूरी। वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। ये पांच राशियां मिलकर ये तीन समीकरण बनाती हैं। तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, आधे को हाफ कहते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, घात 2 को स्क्वायर कहते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर है, घात 2 स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार ये तीनों समीकरण हैं। अब मैं आपको इन तीनों समीकरणों का निगमन करके दिखाऊंगा, सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये कैसे बने। अब आता है गति के प्रथम समीकरण का निगमन। मैं प्रथम समीकरण का निगमन करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, गति के समीकरणों को दो तरीके से निगमित करके दिखाया जा सकता है। एक तो गणितीय रूप और दूसरा ग्राफ के द्वारा। तो मैं आपको गणितीय रूप करके दिखा देता हूं, इसको ध्यान से देखिए। हम जानते हैं यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा त्वरण a के कारण t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तो त्वरण की परिभाषा से क्या कहती है? त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा कहती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग कितना परिवर्तित हुआ? अंतिम वेग जो v है माइनस प्रारंभिक वेग, और दर निकालनी है तो समय से भाग करना होगा। अब इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। v माइनस यू की 1 से गुणा हो जाएगी, v माइनस यू बराबर a की t से गुणा हो जाएगी, ए टी आ जाएगी। अब इसके बाद हम u को उधर भेज देते हैं, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, v बराबर आ जाएगा u प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमारे गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो जाता है। यदि आप
गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करना चाहते हैं तो उसको भी समझिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसे कॉपी में नोट कर लेना और बार बार इसको दोहराना। अब मैं आपको गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करके दिखाता हूँ। इसमें बच्चों t समय बाद वेग v हो जाता है तथा द्वितीय समीकरण के निगमन में भी यही बातें लिखनी होगी, तथा t समय बाद वस्तु s दूरी तय करती है। बच्चों दूरी निकालनी है, दूरी निकालने के लिए हम 4 गुना समय भी पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे औसत वेग गुणा समय। अगर आपको, क्योंकि वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग निश्चित तो नहीं है ना, उसकी चाल निश्चित है। जब वेग परिवर्तित हो रहा है तो हम केवल वेग गुणा समय नहीं निकालेंगे, औसत वेग गुणा समय से दूरी निकालेंगे। अब दूरी होती है s, और औसत वेग के लिए मैंने बताया था प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। अगर मेरी पिछली क्लास की आपको याद है तो मैंने उसमें बताया था प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ये हो गया आपका औसत वेग गुणा समय t। अब बच्चों हम क्या करते हैं, v का मान रख देते हैं प्रथम समीकरण से। v का मान होता है u प्लस at, ये v का मान मैंने रख दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको प्रथम समीकरण का निगमन करके दिखाया है, उसमें v का मान u प्लस at हमने रखा है। तो अब देखते हैं बच्चों कि u और u, ये 2 u हो गए, प्लस 80 गुणा t बटे 2। तो बच्चों ये जो दोनों पद हैं इनमें हम 2 से भाग करेंगे और t से दोनों में गुणा करेंगे। t से यहाँ भी गुणा करेंगे क्योंकि t की गुणा दोनों में है। तो ये आ जाएगा s बराबर 2 से 2 कट जाएगा, तो u और t की गुणा हो जाएगी ut प्लस, यहाँ तो भाग करने के लिए कुछ है नहीं तो यहाँ 2 से ऐसे ही भाग दिखाएंगे 1/2 लिख के, और a और t की जब t में गुणा होगी तो t की घात 2। तो यह आपके दूसरे समीकरण का निगमन हो गया, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इस तरीके से प्रथम समीकरण की ही जो थ्योरी है उसी से हम द्वितीय समीकरण का निगमन कर सकते हैं। अब आता है बच्चों आपका तृतीय समीकरण का निगमन। तृतीय समीकरण का निगमन कैसे करेंगे, बहुत सरल है, समझिए। गति के तृतीय समीकरण का निगमन। देखो बच्चों, प्रथम समीकरण ये कहता है v बराबर u प्लस at। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि उसमें वर्ग है। तृतीय समीकरण को याद कीजिए, उसमें वर्ग है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब v का वर्ग करेंगे तो v की घात 2 आ जाएगी, इस पूरे का वर्ग करेंगे तो u प्लस at की घात 2 आ जाएगी। इसमें बच्चों आपको ये वाला सूत्र लगेगा जो आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ऐसी a और ये b है तो u की घात 2 आ जाएगा प्लस a की घात 2 प्लस प्लस नहीं, दोनों की घात 2 करनी पड़ेगी, t की घात 2 करनी पड़ेगी, प्लस इन दोनों की गुणा का दुगुना आएगा 2uat। ऐसा ही तो है ना, आपके गुणा दोनों a और b की गुणा, a और b की गुणा का दुगुना, तो दोनों की गुणा करी उसको दुगुना रख दिया मैंने। अब मुझे तृतीय समीकरण के लिए v स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर भी आ गया। तृतीय समीकरण अगर आपको याद हो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2
ए एस, तो इन दोनों में से 2a कॉमन ले लो। 2 तो यहाँ है नहीं, फिर भी हम 2 मांग रहे हैं तो 2 से भाग करनी पड़ेगी। a की घात 2 है, एक a यहाँ पर बचेगा क्योंकि 2 है, 2 में से एक बाहर आ गया। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया ना, इन दोनों राशियों में से 2a मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ तो 2 नहीं था तो 1/2 लगाना पड़ा। यहाँ a की घात 2 है, एक a बाहर आ गया तो 1 बचा, साथ में t की घात 2 प्लस यहाँ 2 बाहर आ गया और a बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा केवल ut। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये वाला जो समीकरण है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है, ये s के बराबर होता है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो v स्क्वायर बराबर आ गया u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि ये s का ही फार्मूला है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, गति के द्वितीय समीकरण का ही ये फार्मूला है, तो मैंने वो s इसमें रख दिया। इस प्रकार से गति के तृतीय समीकरण का निगमन हो गया। अब बात करते हैं ग्राफ द्वारा। ग्राफ द्वारा मैं केवल प्रथम और द्वितीय समीकरण का निगमन करके दिखाऊंगा, तृतीय समीकरण का निगमन इसी प्रकार वहां पर करना है। तो ग्राफ द्वारा समझिए, ये गणितीय रूप थे। ग्राफ द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। देखिए बच्चों, थ्योरी इसमें वही लिखनी पड़ेगी जो पहले लिखी थी कि माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a के कारण t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तो वही थ्योरी यहां पर भी लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u यानी OA है तथा समय t, ये OA प्रारंभिक वेग है हमारा u, और AC जो इसका टाइम t है, AC के बाद त्वरण a के कारण वेग v, वेग बढ़ गया। ये वेग समय ग्राफ है हमारा, कौन सा, वेग और समय। यहाँ पर समय 0 है, इधर समय बढ़ने लगा, t समय बढ़ गया। पहले वेग OA u के बराबर था, फिर OE v के बराबर हो गया, तो त्वरण a के कारण वेग v हो जाता है। अब मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको त्वरण निकालना है तो त्वरण होता है वेग समय ग्राफ का ढाल। ये ढाल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये ढाल जो है, इसे एंगल मान लेते हैं, कौन है एक ढाल। तो त्वरण ए कैसे निकलेगा, ये ढाल मैंने बताया, ये निकलता है लंब DC बटे आधा AC, DC बटे AC। अब बच्चों जो DC है इसका मान हमें पता नहीं है कितना है, इसको मैं दो रेखाओं में तोड़ूंगा, OE वैसे तो ये जो DC है, DC ये EA के बराबर है, DC EA के बराबर है बटे AC। अब मैं इस EA को तोड़ूंगा, यहां से यहां तक जो है ये, इसे मैं OE में से, पूरे में से, OE में से जब OA निकल जाएगा, OE में से OA निकल जाएगा तो AE बचेगा, वही एक ही बात है। अब मैं इनके मान रख देता हूं। OE, O से लेके E तक ये V के बराबर है, और OA ये U के बराबर है, और AC टाइम T के बराबर है। तो यहां से अब फिर A के नीचे 1 मानकर तिरछी गुणा कर लेंगे, तो V और माइनस U की गुणा 1 में हो जाएगी, A की T में AT। अब U को उधर भेज देंगे, तो V बराबर U प्लस AT, ये गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो गया। दूसरे समीकरण का निगमन करने के लिए भी ये सारी बातें हमें लिखनी पड़ेंगी।
ये ग्राफ बनाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि जो दूरी होती है, क्योंकि दूसरे समीकरण में हम दूरी ही निकालते हैं, दूरी जो होती है वो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है। ये वेग समय ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे डी तक, और ये इस प्रकार की संरचना यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसकी पूरी छाया यहाँ तक इतनी पूरी ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ से गए हम, तो ये ए डी सी डी, ए सी नहीं लेंगे, बी लेंगे, ए बी ओ क्या है, समांतर चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अब ये समांतर चतुर्भुज, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये भुजा OA प्लस DB और बीच की दूरी ये है AC, इसकी और इसके बीच की दूरी AC है। OA U के बराबर है प्लस DB ये OE के बराबर है और OE V के बराबर है, और AC जो है समय t टाइम के बराबर, और दूरी को मैं S से प्रदर्शित करूंगा। S बराबर 1/2 U प्लस V का मान पहले समीकरण से U प्लस AT गुणा T, अब T के अंदर और 1/2 की। अच्छा, पहले U और U को हम 2U लिख लेते हैं प्लस AT गुणा T, अब T के अंदर गुणा करेंगे दोनों में और 1/2 के भी अंदर दोनों में, तो यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, U बचेगा और T की पीछे से गुणा होगी UT प्लस यहाँ काटने के लिए कुछ नहीं है, 1/2 का 1/2 आएगा और A और T की T में गुणा होगी T की घात 2। तो इस प्रकार हो गया गति के द्वितीय समीकरण का ग्राफ द्वारा निगमन। बच्चों, अब अगला टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम यह है कि संवेग हमेशा निश्चित रहता है, वो कभी घटता या बढ़ता नहीं है। संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, नष्ट नहीं होगा, ना ही उत्पन्न होगा। एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये 2 गेंद हैं, इस गेंद का द्रव्यमान m1 है, इस गेंद का द्रव्यमान m2 है। ये u1 वेग से इधर जा रही है, ये u2 वेग से आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये टकराएंगे तो फिर पीछे जाएंगे, ये टकराने से पहले और टकराने के बाद। टकराने के बाद ये जब वापस चले, द्रव्यमान, इनके द्रव्यमान वही रहेंगे लेकिन वेग बदल जाएंगे, हो सकता है अलग अलग वेग से चले। तो एक मान लिया इधर चला v1 वेग से, उधर चला v2 वेग से। तो मैंने कहा संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो इसका मतलब टकराने से पहले का जो संवेग होगा वो टकराने के संवेग के बराबर होगा, टकराने के बाद संवेग के बराबर होगा। ठीक है, तो टकराने से पहले इन दोनों के संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। दूसरी क्या है? m2 गुणा उसका वेग u2। और टकराने के बाद किस वेग से चले? v1 और v2 से, m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस सूत्र का प्रयोग हम कुछ प्रश्नों में कर सकते हैं। ये था आपका संवेग संरक्षण नियम। पाठ बच्चों आपका खत्म, और अगर पाठ में कुछ बचेगा तो वो हम बाद में बता देंगे आपको, आप उससे पूछ भी सकते हो। अच्छे से रहो घर पे, सब स्वस्थ रहो, अच्छे से पढ़ो, जो समझ में ना आए मुझसे पूछो। धन्यवाद।